हेलो गाइस, कैसे आप सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने जो है ह्यूमन कैपिटल का यानी मानव संसाधन आपने जो है पहला पार्ट अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं आपके लिए दूसरा पार्ट लेके आया हूँ जिसमें हम इससे आगे का पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जो है वीडियो उसमें 28 एंड 29 मिनट्स की जो बनाती थी और मेरे ख्याल से वो इनफ टाइम है। इससे ज़्यादा आप टाइम किसी भी वीडियो पे आप नहीं देते हो, फिर बोर लगने लग जाता है। तो इसलिए मैंने जो है इसके दो पार्ट्स बना दिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उस पार्ट 1 को देखिए, और जब आप पार्ट 1 को देख लेंगे, समझ लेंगे, देन आप उसके बाद पार्ट नंबर सेकंड पे आ जाते हैं, और ये पार्ट नंबर सेकंड की शुरुआत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें कह रहा है शिक्षा पर खर्च करने वाले वह, यानी कौन कौन से लोग जो होते हैं वो शिक्षा पर खर्च करते हैं। एक तो है यूनियन गवर्नमेंट यानी संघीय सरकार, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, और तीसरा है स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें नगर निगम वाला होते हैं, नगर पालिका होती है और ग्राम पंचायत। ये यानी ये तीनों जो है शिक्षा पर खर्च करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है 28 में कि भारत में शिक्षा को नियमित करने वाले संस्थाएं। तो भारत में शिक्षा को नियमित करने वाले संस्थाएं कौन कौन सी हैं। संघ तथा राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय। अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे बात करें तो उसमें आपका आ जाता है सेंट्रल और स्टेट में आपके यूनियन आ गए और राज्य सरकार आ गए, ठीक है, जिनके मंत्रालय अलग अलग बनाए जाते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का मंत्रालय अलग होता है और स्टेट गवर्नमेंट का मंत्रालय अलग होता है, ठीक है। शिक्षा विभाग तथा अन्य संस्थाएं जैसे एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटी, तो ये सारी संस्थाएं जो हैं ये भी अपना जो है शिक्षाओं पर एक तरीके से पूरा ध्यान देती हैं। और आप देखते ही होंगे कि एनसीईआरटी की बुक जो है हम पढ़ते हैं 12th तक, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी जो है इस पे भी यानी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देती है। फिर उसके बाद यूजीसी वाले होते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे काम करते हैं। तो आगे कह रहा है भारत में सेवा क्षेत्र को नियमित करने वाली संस्थाएं, यानी भारत में कौन कौन से संस्थाएं हैं जो सेवा क्षेत्र को नियमित कर रखा है। तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए, आप में केंद्र हो या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनके अलग हेल्थ होते हैं, ठीक है ना। हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों के अलग होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट संभालता है और स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट, ठीक है ना। तो और ऐसे स्वास्थ्य विभाग होने के साथ साथ हम संस्थाएं देखते हैं जैसे आईसीएमआर, और ये नाम आपने बहुत सुना भी होगा टीवी में आईसीएमआर वालों के बारे में। तो ये सारी संस्थाएं क्या होती हैं, इनका काम शिक्षा पे ध्यान नहीं देना होता है, ये सेवाओं पे ध्यान देते हैं, यानी हेल्थ वगैरह पे इनका ध्यान होता है। एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की अगर मैं फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो फुल फॉर्म आप बता सकते हो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। यानी रिपीट कर दे रहा हूँ मैं दोबारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऐसे यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और ऐसे ही एआईसीटीई का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। उसके बाद आईसीएमआर, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, बहुत न्यूज़ में था, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है। ये कुछ फुल फॉर्म है, आप ज़रूर इसको जो है याद रखें, आपसे क्या पता है पूछ सकता है। उसके बाद कह रहा है 34 पॉइंट्स अगर आप देखो, इसमें कह रहा है शिक्षा पर सरकारी व्यय, यानी शिक्षा पर सरकारी व्यय। तो शिक्षा पर सरकारी व्यय में आपका क्या क्या आ जाता है, सरकार द्वारा शिक्षा पर व्यय करने की तुलना के लिए सकल घरेलू व्यय का प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। खैर इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। सकल सरकारी व्यय का प्रतिशत, ये भी आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखना है।
उसके बाद ये 1952 में शिक्षा पर व्यय यानी कुल सरकारी व्यय का 7.92% और सकल घरेलू उत्पाद का 0.64% जो है आपका जो है सरकार यानी शिक्षा पर खर्च की थी। कब? 1952। युवा साक्षरता दर जिसमें हम कहते हैं 15 से 24 वर्ष का ये एक समूह होता है, ठीक है ना। उस टाइम पे पुरुष 76.6 एंड महिलाएं आपकी 54.2 15 और 24 वाले में 79.7 एंड 64.8। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से आपकी साक्षरता दर बता रहा है युवाओं में, ठीक है ना। तो क्या ये पेपर में पूछ सकता है? इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपको बस थोड़ी बातें हैं उनको आपने ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। मानव विकास सूचकांक यानी मानव विकास सूचकांक ये आपसे पूछ सकता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें कह रहा है ये आर्थिक विकास के माप का एक सूचक है। इस सूचकांक के 3 मापदंड हैं, दीर्घायु, ज्ञान और जीवन स्तर, ठीक है। यानी कोई इंसान कितने समय तक, मतलब उसकी एज क्या है, दीर्घायु, ज्ञान नॉलेज कितनी है और जीवन स्तर, ठीक है। इन तीनों के बिहाफ पे हम ये मांग सकते हैं कि उसका जो है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट कितना ज़्यादा हुआ है और कितना कम हुआ है, ठीक है। अब इसमें दीर्घायु का मतलब ये लंबे एवं स्वास्थ्य जीवन की अभिलाषा रखने वाला इंसान जिसकी उम्र भी ज़्यादा हो और स्वास्थ्य तो हेल्दी हो, ठीक है ना। हमारे अमिताभ बच्चन है, एज बढ़ती जा रही है, ठीक है। और अनिल कपूर को कौन भूल सकता है, तो ये भी उनमें शामिल कर सकते हैं। ज्ञान से यानी ज्ञान से अभिप्राय लोगों को शिक्षा स्तर कितना है यानी उन्होंने कितना पढ़ा है, ठीक है ना। अडल्ट लिटरेसी कैसी है उनकी, है ना। तो ये सारी चीज़ें इनमें देखा जाता है। उसके बाद और तो इसमें कुछ खास नहीं है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, इसमें आपसे कुछ ना कुछ पूछ सकता है। इसमें ये पूछ सकता है आपसे कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा क्या होती है, ठीक है ना। जिसमें हम कहते हैं प्राथमिक स्तर की शिक्षा में से अभिप्राय 5वीं तक की शिक्षा से है, यानी हम 5वीं तक ही अगर हम पढ़ाते हैं 5th तक, तो इसका मतलब हम मानेंगे उसने प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल एजुकेशन पर है, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा स्तर उसमें क्या होता है, इसमें आपका मिडिल तथा सेकेंडरी जो है वो शामिल होता है। और जो टेरिटरी होता है यानी आपका टेरिटरी लेवल, ठीक है ना। इसमें यानी तृतीय शिक्षा जिसमें हम बात करते हैं, इसमें आपके कॉलेज तथा विश्वविद्यालय इन सभी को जो है शामिल किया जाता है। तो तीनों लेवल देखिए आपके सामने हैं। आपसे पूछ सकता है प्राइमरी लेवल में कितने से कितने तक के बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद मिडिल लेवल में कितने से कितने तक के होते हैं, तो इसमें माध्यमिक स्तर यानी 12 तक हो जाते हैं बच्चे। और तृतीय में जो है आपके कॉलेज और विश्वविद्यालय इन सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है, ठीक है। और है उसके बाद कह रहा है 47, आप देखो ये थोड़ा सा लगता है कि उच्च जीवन स्तर की बात करें तो इसका क्या मतलब उच्च जीवन स्तर, यानी उच्च जीवन स्तर का अर्थ है अच्छे ढंग से जीवन जीने की इच्छा, और इसे राष्ट्रीय आय या प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय के रूप में मापा जाता है, ठीक है। तो आपके 3 लेवल होते हैं, यानी दीर्घायु यानी लंबे तथा स्वास्थ्य जीवन की अभिलाषा रखना, ज्ञान, ये सभी मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ा दिया है। एक बार आप इस पे चाहो तो एक अपनी नज़र डाल सकते हो, आपके समझ में आ जाएगा कि दीर्घायु और ज्ञान और उच्च स्तर। तो आपसे पूछ सकता है मानव विकास सूचकांक में क्या क्या शामिल होता है, तो लॉन्गेविटी होता है, नॉलेज होता है एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ, ठीक है। तो उसके बाद आपका 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 बस ये बता रखा है कि इसमें कितने से कितने थे साल के अकॉर्डिंग। तो इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, इतना डीपली नहीं पूछेगा, ठीक है ना। टेबल आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सिर्फ आपको ये नॉलेज देने के लिए कि प्राथमिक शिक्षा 1951 से 56 में कितने थे। तो ये सारा आपके सामने चिट्ठा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड पार्ट आपका ख़त्म होता है। और इसका मतलब ये है कि हमारा आधे से ज़्यादा जो कवरअप हुआ है वो फर्स्ट चैप्टर में यानी फर्स्ट पार्ट में कवरअप हुआ है, जो कि मैंने आपको करा दिया और उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। तो आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ। तो
आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इस वीडियो को प्रॉपर देख रहे होंगे और उसी के हिसाब से आप जो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता ही है, जैसे ही प्री बोर्ड ख़त्म होगा आपके बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि दिसंबर से हैं। तो आप अपनी तैयारी भी बाकायदा करते रहिए और एक दो बार इस वीडियो को भी ज़रूर देखते रहिए, ताकि आपके माइंड में वो सारी चीज़ें आती रहे जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ताकि आपके लिए और कुछ वीडियोज़ ला सकूँ। ठीक है, चलिए, शुक्रिया।